डिजिटल फॉरेंसिक के फर्स्ट पार्ट से आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड अब मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ पार्ट 2 जो कि प्रैक्टिकल सीरीज का है। इसमें भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में एंड बहुत कुछ ऐसी चीजें भी सीखने वाले हैं जो कि आपको पहले से पता नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट को। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड वहां पर देखते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर देखते हुए जाना। सो वॉरियर्स यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लास्टली हमने जो फर्स्ट पार्ट से जहां पर एंड किया था हमने फर्स्ट पार्ट, वो था विंडोज का फाइल सिस्टम समझना। मैंने लिनक्स फाइल सिस्टम आपको डिटेल्स में समझाया था, पर विंडोज फाइल सिस्टम आई थिंक सो आपको समझा होगा, मुश्किल ही मुझे लगता है, क्योंकि वो मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर दिया था, कुछ थ्योरी कवर नहीं किया था, जो उसका बेसिक्स है वो कवर नहीं किया था। तो यहां पर मैं उसको बेसिक से क्लियर करूंगा, आपको फाइल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल समझाऊंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो विंडोज के फाइल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं हम कौन कौन से टूल यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पर विंडोज के लिए हम सेल्यूट किट नाम आता है, सेल्यूट किट, द सेल्यूट किट, ठीक है, ये नाम टूल है एक फॉरेंसिक का, काफी फेमस एंड अच्छा टूल है। तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। ये कमांड लाइन बेस्ड टूल है, जैसे कि आप उस पार्ट में देखा था आपने, एंड इसी को हम पहले यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल तो है ऑलरेडी, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कमांड बेस्ड है। एंड कमांड बेस आपने अगर वो पार्ट देख रखा है तो वो कमांड बेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये कमांड बेस्ड जो टूल है ये वाला, तो इसके लिए हमको उसके लोकेशन पे चलना होगा। तो बेसिकली हम चलते हैं लोकेशन पे एंड वहां पर समझते हैं कैसे इसको ओपन करना है। सो वॉरियर्स यहाँ पर सबसे पहले आपको उसके लोकेशन में आ जाना है उस टूल के। तो यहाँ पर मैं लोकेशन में हूँ एंड लोकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास फाइल सिस्टम एनालाइज करने के दो टूल्स हैं, ऑटोप्सी भी है एंड द सेल्यूट भी है। आपको दोनों पता होना चाहिए। ऑटोप्सी के बारे में मैंने बताया है, जिसके बारे में मैंने लिनक्स करके देखा था। अब मैं आपको सेल्यूट किट बता रहा हूँ ताकि आपको कमांड बेस एंड दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने टूल के अंदर, आ गया हूँ फोल्डर के, मतलब जो टूल का फोल्डर है उसके अंदर, एंड यहाँ पर बिन फाइल है ना, उसके अंदर डबल क्लिक करो, ठीक है। अब बेसिकली इस लोकेशन को ना हमको खोलना है CMD के अंदर। तो यहाँ पर जहाँ पर लोकेशन लिखते हैं ना, ये एरिया जहाँ पर लोकेशन दिखता है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है CMD। सिंपली CMD लिख के एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका CMD ओपन हो जाएगा एंड ये लोकेशन हमको CMD के अंदर ओपन करनी है, ताकि हमको मतलब अगर हम CMD से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्टली यहीं पर हम CMD ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर देखो CMD ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को आपको ये समझाना होगा कि कैसे क्या काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमको इसके जो मेटा डेटा है एंड जो एविडेंस फाइल है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम एनालाइज किसको करेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक एविडेंस फाइल की नीड है। एविडेंस फाइल्स की लोकेशन हमको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक MMLS एक कमांड टाइप करते हैं। सो यहाँ पर जो MMLS है इसको मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है MMLS का मीडिया मैनेजमेंट लिस्ट करना, ठीक है। LS का मतलब लिस्ट एंड MM का मतलब मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट मतलब जो भी आप हार्ड डिस्क लगाते हो उसके बारे में डिटेल्स। तो MMLS जो है ना, ये आपको हार्ड डिस्क की सारी डिटेल्स देता है। मतलब जो भी यहाँ पर आप एविडेंस रखोगे, जो भी एविडेंस यहाँ पर अटैच करोगे, जैसे मैं विंडोज का करने वाला हूँ तो विंडोज का ही देखेंगे हम लोग, तो वहां पर जो भी पार्टीशन होंगे ना उसके हार्ड डिस्क के पार्टीशन डिटेल्स देगा बेसिकली, या फिर कह सकते हो कि हार्ड डिस्क की जो भी पार्टीशन टेबल है उसकी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। तो MMLS करके यहाँ पर MMLS लिख के मीडिया मैनेजमेंट लिस्ट इतना टाइप करने के बाद आपको डुअल कोट्स लगाना है। डुअल कोट्स नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, अब डुअल कोट्स लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली ये बताता है कि कौन सी फाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है। अब मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जहाँ से मैं पाथ कॉपी करूंगा ना, मतलब जहाँ पर मेरा एविडेंस रखा हुआ है वहां से जब मैं पाथ कॉपी करूंगा वो ऑलरेडी ला के देता है। अब आपको ये कैसे करना है मैं आपको लेके चलता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। आप सो वॉरियर्स यहाँ पर मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पर मेरा
इमेज फाइल रखी हुई है बेसिकली। इमेज फाइल्स मैंने हर एक की बना रखी है ताकि प्रैक्टिस में काम आए। अब यहाँ पर हम इमेज फाइल बनाना सीख चुके हैं, पिछले पार्ट में नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। आई बटन पे जाके आप क्लिक करो एंड इन दोनों में से किसी एक साइड में आ रहा होगा आई बटन, तो आई बटन में जाके क्लिक करो एंड वहां से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप वहां पर जाके देख सकते हैं कैसे बनाते हैं एंड और डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है, आगे चल के इनके बारे में, कैसे इमेजेस को क्रिएट करते हैं अलग अलग फाइल्स के, ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर विंडोज का चाहिए मेरे को, तो मैं विंडोज वाला यहाँ पर ओपन करूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को विंडोज का यहाँ पर कोई भी एक ले सकते हैं हम, सेकेंड वन कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकेंड वाले पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए मैं सेकेंड वाला ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं कॉपी पाथ करता हूँ, ठीक है। कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया ऑटोमेटिक उसने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट कर दी एंड देखो इसने ऑटोमेटिक डुअल कोट्स लगा लिए। दैट्स वाई यहाँ पर मैं लगा नहीं रहा था डुअल कोट्स, क्योंकि ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पार्ट स्पेसिफाइड। अब ये एरर क्यों आया है, देखो कमांड लाइन में एरर्स आते रहते हैं और ह्यूमंस के वजह से आते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है एक, ठीक है, तो स्पेस देना पड़ेगा हमको एक लोकेशन के बीच में, MMLS के बाद डुअल कोट्स के बाद, क्योंकि ये स्पेस दे दिया, आप देखो डिटेल्स लेके आएगा ये एंड थोड़ा सा टाइम लेता है, बहुत कम, एंड ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर, देखो आ गई। तो बेसिकली ये आपके जितने भी पार्टीशंस थे, पार्टीशन टेबल बेसिकली जो होते हैं ना, पार्टीशन टेबल ऐसे कह सकते हैं उसको, कहते हैं जितने भी पार्टीशन होते हैं आपके हार्ड डिस्क में। तो इसको ग्राफिकली देखना है तो आप अपने इसमें जा सकते हो, देखिए आप अपने दिस पीसी में जाके आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टीशन टेबल है, ठीक है। और एक तरीका है इसको देखने का, जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, तो यहां पर क्रिएट फॉर्मेशन, तो ये भी पार्टीशन टेबल होता है, ठीक है। एंड ये सारे ग्राफिकल हैं एंड आप इसी को हम लोग जो देख रहे हैं इसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर कमांड लाइन वर्जन पे। अब इस पार्टीशन में आपको दो चीजें सीखना है, एक एलोकेटेड स्पेस, एक अनएलोकेटेड स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारी लोकेटेड स्पेस है, ठीक है, ये पार्टीशंस जो है, तो इसको पार्टीशन टेबल कहते हैं। देखो ये पूरा पार्टीशन टेबल है। अब ये सारी लोकेटेड स्पेस है एंड इसी में होता है अनएलोकेटेड स्पेस। अनएलोकेटेड स्पेस स्पेशल क्या है, अनएलोकेटेड स्पेस ऐसी स्पेस होती है जो कि आपके हार्ड डिस्क में मौजूद तो होती है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर आप एलोकेट नहीं कर देते। एलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब आप हार्ड डिस्क लगाओगे नहीं तो वहां पर एलोकेट करना पड़ता है। जब तक हार्ड डिस्क आपकी एलोकेट नहीं है तब तक आपको यहां पर विजुअल नहीं होगी, ठीक है, यहां पर विजुअल नहीं होगी। अब क्योंकि मेरे केस में यहां पर सारी की सारी जो है ना एलोकेटेड है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं जो कि अनएलोकेटेड हो, नहीं तो मैं आपको दिखा देता यहाँ पर। तो बेसिकली सारी की सारी एलोकेटेड है, तो इसको हम कहते हैं पार्टीशन टेबल। अभी हमने देखा इसको ओनली ग्राफिकल वे में, इसी को हम देखते हैं ऐसे इसमें किसमें, कमांड लाइन में, ठीक है, ऐसे दिखता है ये कमांड लाइन बेस पे CMD में। एंड ये देखो अनएलोकेटेड स्पेस एंड जिसका नाम दिख रहा है वो एलोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टीशन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्टीशन है। वैसे ही अभी जब हमने देखा था वहां पर भी ऐसे ही नंबर दिए हुए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नंबर दिए हुए हैं, पार्टीशन 1 4 2, ठीक है, डिस्क 0 1। तो बेसिकली ये देखो ये वही नंबर्स हैं, तो ये आपके पार्टीशन के नंबर्स हैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जैक्ट वैसे ही दे रखा है यहाँ पर, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, उसका सेक्टर, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अनएलोकेटेड 2 स्पेस है यहाँ पर, 2 अनएलोकेटेड है, बाकी 2 लोकेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्राइमरी टेबल है बेसिकली, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई भी कमांड समझ में नहीं आ रही है तो सिंपली MMLS जैसे आपको इसके बारे में डालना है, -H कर दोगे तो ये अपनी यहाँ पर हेल्प शो कर देता है, ठीक है। तो MMLS जो कि है मीडिया मैनेजमेंट लिस्ट, इसको आप यहाँ पर उसकी सारी देख सकते हो। अगर हाइड डेटा करना है तो ये कर सकते हो, शो मेटा डेटा करना है तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पर वही करता हूँ एंड -M यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो -M एंटर प्रेस करोगे तो देखो आ गया, ये मेटा डेटा है, ठीक है, नॉर्मल मेटा डेटा। एंड ये हमने डिटेल्स में टेबल देखी थी, तो ये हमने स्मॉल -M किया था। हाइड मेटा डेटा वॉल्यूम्स करोगे, वैसे ही आप ये सारे ऑप्शन यूज करके एक बार यूज लेके देखना, ठीक है, तो आपको अच्छे से अंदाजा लग जाएगा। एंड यहाँ पर बता रखा है कि कौन से क्या मतलब कैसे यूज लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला इमेज टाइप बताओ, इसको सेक्टर बताओ। वैसे MMLS जो है एक बार में सारी चीज़ें ला के दे देती है, मतलब सारी चीज़ें मतलब अगर आप उसमें कोई ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे हो इसमें से तो वो आपको पार्टीशन टेबल की सारी डिटेल्स ला के दे देगी, ठीक है। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। देन उसके बाद फाइल सिस्टम एंड उसका स्टेटस जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है कि ये जो हमने एविडेंस अटैच किया है या फिर ये जो हमने इमेज अटैच की है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आपको ये चीज़ें जाननी है तो आपको यहाँ पर कमांड यूज लेना पड़ता है fstat, ठीक है। fstat का मतलब क्या है कि ये फाइल्स, fs मीन्स फाइल सिस्टम, स्टैट मतलब स्टैटिक या स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग fs टाइप करेंगे, fs देन स्टैट, ठीक है। fs टैब टाइप करने के बाद आपको वही लोकेशन देनी है जो हमने इससे पहले दी थी, मतलब जो भी आपका एविडेंस फाइल है उसी की लोकेशन दे देनी है यहाँ पर। तो अब बार बार टाइप तो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, पुरानी वाली जो लोकेशन हमने लाई थी ना उसी को ला के हम उसका सिंपली कमांड चेंज कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग जो कमांड था उसको चेंज कर देंगे। अब उसको लाने के लिए यहाँ पर एरो अप की जो होती है उसको अप डाउन की उसको अप करोगे तो आपकी पुरानी कमांड आ जाएगी, यहाँ पर एरो अप से आपकी पुरानी कमांड आ जाएगी यहाँ पर। एंड ये जो हमने खोला है इसको CMD में ही ओपन करना है, ठीक है। पावर पॉइंट में प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, CMD में अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर हम अपनी कमांड टाइप कर देंगे fs stat फाइल सिस्टम स्टैटिक fs stat, ठीक है, दैट्स इट। देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर फाइल सिस्टम एंड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप यूज कर रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स लाके दे देगा। ओके, यहाँ पर -M आ गया है, -M यहाँ पर नहीं लाना था। अब देखो मैंने यहाँ पर गलत कमांड टाइप की तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी पूरी हेल्प खोल दी उसने कि आप इसमें से कोई ऑप्शन यूज ले सकते हैं, -M है ही नहीं इसमें, इसलिए उसने यहाँ पर उसकी हेल्प खोल दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने -M हटा देता हूँ एंड fs stat करूँगा तो यहाँ पर वो ओपन कर देगा स्टेटस, मतलब जो भी उसका स्टेटस है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिटरमाइन फाइल सिस्टम, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला एविडेंस, ये जो एविडेंस फाइल हमने अटैच किया है ये किसी पार्टीशन का हो, ठीक है, या फिर किसी दूसरे चीज़ का हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइल सिस्टम जो मेरा एविडेंस फाइल है उसको चेंज करके देखूंगा, 0-1 करके देखूंगा उसका ला के देता या नहीं ला के देता। अगर इसमें कुछ चीज़ें इसमें आएगी कुछ चीज़ें उसमें आएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया हुआ है ये एविडेंस फाइल्स। देखो ये रहा, ठीक है। अब ये देखो ये सीरियल नंबर है वॉल्यूम का, ठीक है, एंड ये उसका फाइल सिस्टम है एंड ये वॉल्यूम का नाम, जो भी नाम रखा गया था वॉल्यूम का वो, एंड ये विंडोज XP, जो विंडोज XP था आई थिंक 8 था वो है, ये OS वर्जन बता रहा है, ठीक है। एंड ये क्लस्टर साइज एंड ये मिरर फाइल्स, क्लस्टर की 2 मिरर है, मतलब 2 कॉपीज बनाई गई हैं क्लस्टर के। एंड ये साइज जो कि MFT के लिए दिया गया है। MFT क्या है, आपका मास्टर फाइल टेबल मैनेजमेंट कहते हैं इसको, MFT मास्टर फाइल टेबल।
ये क्या करता है, आपकी सारी डिटेल्स मेंशन, मतलब आपकी सारी डिटेल्स जो भी होती हैं एक पार्टीशन के अंदर, फोल्डर्स की, उसके फाइल्स की, वो सारी रखता है। इसलिए मास्टर फाइल टेबल कहते हैं इसको, ठीक है। फाइल्स की सारी डिटेल्स रखता है, चाहे वो फोल्डर हो या फाइल्स हो, ठीक है। देन यहाँ पर आता है इंडेक्स साइज रिकॉर्ड। इंडेक्स इतने रेंज 0 से 128 के बीच में है। रूट डायरेक्टरी इसके अंदर 5 है, ठीक है। रूट मतलब जो ऑनर की डिटेल्स होती हैं या फिर एडमिन डिटेल्स, वो। सेक्टर साइज जैसे मैंने बताया था थ्योरी पार्ट्स में कि सेक्टर साइज आपको 512 ही होते हैं। देन क्लस्टर रेंज एवरीथिंग। तो ये बेसिकली, एंड ये कुछ इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जिसको कहते हैं हम लोग, वैल्यूज। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है ना, ये एमएफटी की फाइल टेबल है। एमएफटी मतलब मास्टर फाइल टेबल, उसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या था, ये था आपका बेसिकली ये डिटेल्स देखने के लिए कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का है एंड क्या स्टेटस है आपके फाइल सिस्टम का। देन उसके बाद यहाँ पर आता है इमेज का क्या स्टेटस है, एंड वो सारी चीजें चेक करने के लिए, मतलब इमेज के स्टैटिस्टिक्स को चेक करने के लिए बेसिकली, मतलब अभी तो हमने इंफॉर्मेशन देखी जो कि फाइल सिस्टम्स की थी, है ना। एंड कह सकते हो कि कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है उस इमेज के अंदर, जो इमेज है वहां पर, ठीक है। वैसे हमने किया तो हमको पता ही है। अदर देन आपके बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इमेज का स्टेटस जानना है या स्टैटिस्टिक्स जानना है, उसका स्टैटिक्स जानना है बेसिकली, तो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। सिंपल है, उसका भी आपको वही लोकेशन में लेके आया हूँ वापस से। एंड स्टार्टिंग की जो कमांड है उसको चेंज कर दूंगा मैं। तो उसके लिए IMG हाइफन, सॉरी अंडरस्कोर है, हाइफन नहीं है, स्टैट, ठीक है। स्टैट लिखते ही मैं, स्टैट का मतलब स्टैटिक्स, ठीक है। एंड एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स ला के दे देगा वो। इमेज क्या है, रॉ है, ठीक है। एंड साइज इन बाइट, ठीक है। एंड एक सेक्टर का साइज। तो बेसिकली ये इमेज का टाइप बता रहा है, रॉ है। यहाँ पर DD भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, रॉ DD एवरीथिंग, टाइप ऑफ इमेज। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। रॉ DD क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इमेज की साइज जान लिया, यहाँ पर कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। तो फाइल सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, विंडोज का फाइल सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है। मैंने यहाँ पर डिटेल्स निकाल तो दी है, आप लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कहाँ पर लिखा हुआ है फाइल सिस्टम या फिर फाइल सिस्टम टाइप, ठीक है, क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ विंडोज में कौन सा यूज होता है। अब हम यहाँ पर फाइल सिस्टम निकालने, मतलब फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेज का स्टेटस निकालने के बाद अब हम बढ़ते हैं कि एक एक चीज का मेटा डेटा निकालना या फिर फाइल सिस्टम का सारा मेटा डेटा निकालना, ठीक है। इसको निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको देखना पड़ेगा वहां पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, एवरीथिंग, कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हम मेटा डेटा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेटा डेटा क्या होता है, किसी भी चीज की डिटेल्स, जैसे एक फाइल कब क्रिएट की गई, कब उसमें लास्ट बार ओपन किया गया था, कब उसको एडिट किया गया था, ठीक है, कब उसको बनाया गया था, वो सारी डिटेल्स कहलाती है मेटा डेटा। तो उसी मेटा डेटा को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो मेटा डेटा चेक करने के लिए सेम यहाँ पर इमेज स्टैट को हटाएंगे, वही मैं लेके आता हूँ। यहाँ पर देखो मैं इमेज स्टैट को हटा के, स्टैट नहीं हटा रहा हूँ मैं, इमेज को हटा के सिर्फ आई लगा देना है वहां पर। आई का मतलब आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, इंफॉर्मेशन या इमेज स्टैटिक। इमेज स्टैटिक तो हमने देख लिया, इंफॉर्मेशन होता है इसका मतलब। एंड आई स्टैट के बाद आपको -F लिखना है। -F मीन्स आपको यहाँ पर फाइल सिस्टम मेंशन करना पड़ेगा, -F। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल सिस्टम यहाँ पर लिखना है, ठीक है, NTFS। कमेंट सेक्शन में बता दिया तो वेरी गुड, अदरवाइज यहाँ पर मैंने बता दिया कि फाइल सिस्टम जो विंडोज का होता है NTFS होता है, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिया था, क्योंकि मैंने निकाला है। अब यहाँ पर स्टैटिक देखने के लिए NTFS फाइल सिस्टम पता होना चाहिए कौन सा यूज हो रहा है। अब एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर फाइल सिस्टम की सारी डिटेल्स आपको ये ला के दे देगा। यहाँ पर देखो अब क्या ला रहा है ये, मैंने आई थिंक सो कुछ गलत एंट्री दी है, दैट्स वाई यहाँ पर ये प्रिंट आउट कर रहा है। अब यहाँ पर ये एरर आने का रीजन क्या है एंड क्या बता रहा है, क्या मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज आइनम दिखा रहा है एक चीज, एंड ये क्या होता है बेसिकली, हमको क्या होता है ना, जैसे हम यहाँ पर
iStat जो है ये इमेज का जो भी मेटा डेटा है उसके बारे में जानने के लिए यूज करेंगे, है ना। तो मेटा डेटा निकालने के लिए इमेज की सारी मतलब जो भी मेटा डेटा होता है एक फाइल सिस्टम का सारा, उसके लिए ना जितने भी उसमें सेक्शंस बने होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। जो विंडोज का MFT है, ठीक है, हम MFT से निकाल रहे हैं, मास्टर फाइल टेबल से निकाल रहे हैं ये सारी चीजें। मास्टर फाइल टेबल के अंदर का सारा मेटा डेटा है या फिर उसके बारे में है, तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस बने होते हैं जिसके लिए हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको देखो, जैसे ये हमने इतनी कमांड लिख दी, अब लास्ट में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जीरो। जीरो क्या है? जीरो नंबर है मास्टर फाइल टेबल की एंट्री का नंबर। जीरो में MFT लिखा होता है एंड मतलब जो मास्टर फाइल टेबल है उसके जीरो नंबर जो एंट्री है वहां पर MFT होता है एंड MFT के अंदर सारा मेटा डेटा आता है। पहले हम इसका रिजल्ट देखते हैं, देन मैं 1 2 3 ये जो नंबर्स है उसको समझाता हूं। देखो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, अब यहां पर वापस से एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जीरो में हमने स्पेस नहीं दिया। तो ये छोटी मोटी गलतियां आपको सॉल्व खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पेस देना काफी कंपलसरी है। एंटर प्रेस करोगे अब रिजल्ट आएगा, ठीक है। जानबूझ के मैंने ये किया ताकि आप सीख पाओगे ऐसे एरर आ सकते हैं। देखो ये लेके आया मेटा डेटा, ठीक है। ये मेटा डेटा है एक्चुअल में फाइल्स के बारे में। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस MFT के अंदर सेक्शंस देख सकते हो आप लोग। मास्टर फाइल टेबल के अंदर सेक्शन होता है, जैसे ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पर आपको MFT एंट्री हेडर वैल्यू दिख रही होगी, एंट्री 0, हमने जो एंट्री डाली है वो 0 है एंड सीक्वेंस नंबर 1 एंड लॉग फाइल सीक्वेंस नंबर ये है, ठीक है। एलोकेटेड फाइल, ठीक है, ये बता रहा है कि फाइल एलोकेटेड है या अनएलोकेटेड है, लिंक नंबर दिखा रहा है 1। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड ये 0 हमने क्यों डाला वो भी समझाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने से पहले ये क्या होता है उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। ये समझने से पहले हम मेन चीज समझ लेते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूं एंड तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में हम लोग आ चुके हैं एंड व्हाइट बोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ना ये MFT, ठीक है, मास्टर फाइल टेबल यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंक ले लेता हूं जिससे आपको मैं समझा पाऊं। ओके ये देखो ये MFT है मास्टर फाइल टेबल, ठीक है। ये इसके अंदर ऐसे सेक्शंस होते हैं। अब जैसे आप एक फोल्डर बनाते हो, ठीक है, फोल्डर के अंदर कोई फाइल रख दी, PDF रख दिया आपने, जैसे आपने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर आप एक इमेज रखोगे, ठीक है, फिर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लोगे, ठीक है, ऐसे करके उसके अंदर सेक्शंस हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस मास्टर फाइल टेबल के अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, तो इसको नंबर दिए हुए हैं बेसिकली सेक्शन को। तो यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं, देन आपको समझाता हूं। देखो जैसे मैंने अभी समझाया कि फोल्डर के अंदर फाइल या फिर बहुत सारी चीजें, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि आपके बुक के अंदर सेक्शन बने होते हैं, इंडेक्स के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये चैप्टर में आपको ये मिलेगा। वैसे ही ये होता है यहाँ पर मास्टर फाइल टेबल। इसके अंदर भी ऐसे सेक्शन बने हुए हैं कि इसके अंदर अलग डेटा होगा 0 के अंदर। तो अभी जो हमने 0 एंट्री दी थी वो दी थी हमने किसकी? MFT की, मास्टर फाइल टेबल की, ठीक है। यही इस सेक्शन के अंदर क्या मिलेगा तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये नंबर्स क्यों दिए गए हैं। तो जितने भी नंबर है हर एक के अंदर जितने भी नंबर आप वहां पर टाइप करेंगे सबके अंदर इनकी डिटेल्स मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जैसे 2 दिखा है आपको वहां पर, उसके समझ में आ रहा होगा लॉग फाइल, 2 मतलब लॉग फाइल। MFT मिरर, ठीक है, MRR लिख रहा होगा वहां पर ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे लॉग फाइल, वॉल्यूम। तो इससे नाम से थोड़ी चीजें समझ में आ रही होगी, बट उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि इन नंबर से क्या क्या डिटेल्स एंड इनके अंदर क्या क्या स्टोर होता है। तो 0 का MFT लिखा हुआ है, ठीक है। MFT मतलब मास्टर फाइल टेबल, एंड इसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं मास्टर फाइल टेबल के अंदर, वो सारी डिटेल्स ये होती हैं एक्चुअल में। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा होती हैं, आगे मिली तो मैं बताता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पर एमएफटी के अंदर जो सेक्शन आता है, एमएफटी के देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है ना, एंड एक फोल्डर के अंदर दूसरा भी फोल्डर हो सकता है। तो यहाँ पर एमएफटी मास्टर फाइल टेबल के पहले नंबर पे, मतलब पहले नंबर या 0 नंबर पे एक एमएफटी है, ठीक है। एमएफटी नाम का एक सेक्शन है एंड उस सेक्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमने जो अभी 0 प्रेस किया सीएमडी में, उसके अंदर आपने सारी इंफॉर्मेशन देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर वो सारी डिटेल्स होती हैं जो कि स्टैंडर्ड होती है बेसिकली, जैसे कि फाइल कब क्रिएट की गई, कब ओपन की गई, एवरीथिंग। तो इसी को हमको आई थिंक सो देखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर हम चल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं विंडोज 11 में स्विच होता हूँ एंड वापस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सेक्शन है एंड ये 0 एंट्री हमने किसके लिए दी थी, इस सेक्शन को ओपन करने के लिए, जो कि पहला सेक्शन है मास्टर फाइल टेबल, ठीक है। एंड मास्टर फाइल टेबल के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है, आपके फाइल सिस्टम का कंप्लीट कह सकते हो कि डिटेल्स, एक फाइल की सारी डिटेल्स मैनेज यही करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा क्या क्या डिटेल्स रहती हैं इसके अंदर। तो ये देखो, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर, ऑनर आईडी 0, ठीक है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी आईडी ये है इसकी, मतलब सिक्योर रखने की आईडी, वेरिफिकेशन की आईडी है। देखो यहाँ पर क्या डिटेल्स है, कब क्रिएट किया गया, क्रिएटेड डेट, एंड देखो 2019 3:25 24 से 3:25 एंड 24 सेकेंड में बनाया गया इसको। स्टैंडर्ड टाइम इंडिया दिखा रहा है यहाँ पर। एंड वैसे ही यहाँ पर देखो मॉडिफिकेशन कब किया गया, क्रिएट का ये था, मॉडिफिकेशन का ये किया गया, मॉडिफिकेशन, ठीक है। एंड वैसे ही मास्टर फाइल टेबल का मतलब उसको मास्टर फाइल टेबल के अंदर जो डिटेल्स है उसको अपडेट कब किया गया था, तो लास्ट अपडेट सेम डेट है क्रिएट डेट के अंदर ही। एंड इस फाइल को लास्ट एक्सेस कब किया गया था, वो सारी डिटेल्स है, मतलब 2019 में इसको एक्सेस किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर नोटिस किया होगा, अभी मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हुआ होगा, सेकेंड है यहाँ पर फाइल नेम, ठीक है। मास्टर फाइल टेबल यानी 0 नंबर के सीक्वेंस के अंदर के डिटेल्स में सेकेंड नंबर है फाइल नेम। फाइल नेम में बेसिकली आपके फाइल का जो भी नाम है उसके बारे में डिटेल्स होती हैं, ठीक है। फाइल के नाम के लिए कितनी वैल्यू दी गई, एवरीथिंग, उसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या डिटेल्स है फाइल नेम में, तो यहाँ पर देखो फाइल नेम क्या है यहाँ पर फाइल का, एमएफटी, पेरेंट एंट्री ये रहा, ठीक है। फाइल का नाम एमएफटी है जिसको हमने ओपन किया है अभी, ठीक है। मतलब 0 नंबर ओपन किया, 0 किसका है, एमएफटी का, सिंपल है, मास्टर फाइल टेबल का, तो वो नाम दिखा रहा है वहां पर, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइल नेम, पेरेंट एंट्री 5 है एंड यहाँ पर साइज कितना अलॉट किया गया है, ये बिट में है, ठीक है, सॉरी बाइट में है। एंड ये कब क्रिएट किया गया, एग्जैक्ट डिटेल्स, ठीक है, क्रिएटेड की डिटेल्स हर एक के साथ मिलेगी आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइल नेम के बाद आप देख सकते हो ये सेक्शन, जैसे हमने स्टैंडर्ड देखा, फाइल नेम देखा, ठीक है, मास्टर फाइल टेबल के अंदर। अब एट्रीब्यूट्स देखो, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मतलब कह सकते हो कि वो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, एक्चुअल डेटा जिसको कह सकते हो वो, ठीक है, एक्चुअल डेटा। देन यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड आपने देख लिया, फाइल नेम आपने देख लिया, देन आप यहाँ पर देखोगे डेटा। अब डेटा क्या है, डेटा के अंदर क्या होता है, तो वापस से चलते हैं हम वहीं पर। देखो यहाँ पर डेटा जो है ये डिटेल्स नहीं लेके चलता है, ये लेके चलता है एक्चुअल डेटा, ठीक है। अब इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, एंड जिसका नाम मैंने यहां पर लिखा NVH, चलो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, राइटिंग पेज मत जाना, नेम जो है मैंने लिखा NVH, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर मैंने मेरे इथिकल हैकिंग के कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है, इथिकल हैकिंग की फाइल्स रखी हुई हैं इस फोल्डर के अंदर, ठीक है।
एंड इसको मैंने क्रिएट किया था 19 तारीख को 2025 में, फर्स्ट मंथ में, ठीक है। एंड इसको लास्ट बार ओपन भी उसी दिन किया था मैंने, सेम डे। तो बेसिकली नेम, फाइल एंड एवरीथिंग, ये सारी डिटेल्स किस में आ रही है, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में आएगी, ठीक है। अब इसका मैंने नाम क्या लिखा हुआ है, फाइल नेम NVH, तो ये डेटा किसके अंदर आएगा, फाइल नेम के अंदर, ठीक है। तो ये वाला डेटा फाइल नेम के अंदर आ जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स कब ओपन किया एवरीथिंग वो आपको आ जाएगी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर। देन ये जो फाइल इसके अंदर एक्चुअल में रखा हुआ है, जो डेटा मेरी फाइल्स जो रखी हुई हैं, इथिकल हैकिंग के जो फाइल्स हैं रखी हुई हैं, या फिर कह सकते हो मैंने सॉन्ग वीडियोस जो भी उसके अंदर आप रखते हो फोल्डर के अंदर जो रखी हुई हैं, वो एक्चुअल डेटा इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। इसके अंदर स्टोर होता है डेटा के अंदर। तो यहाँ पर डेटा के सेक्शन में स्टोर होता है, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये डेटा देख रहे हो आप, ये साइज देखो, ठीक है, ये बाइट्स में है, एंड इनिशियल साइज ये रहा, ठीक है, मतलब इनिशिएटिंग साइज। एंड ये जितनी भी फाइल्स हैं सबकी सेपरेट यहाँ पर बिट में, बाइट में वैल्यू में दे रखा है कि कौन सी साइज कितने उसकी है, कितने बाइट की है। तो बेसिकली ये सभी फाइल्स की साइज है, साइज में दिखा रहा है, वो एक्चुअल डेटा नहीं दिखा रहा। तो देखो इतनी सारी एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया, डेटा के अंदर एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। एंड देन यहां पर देखो लास्ट में है बिट मैप, ठीक है। बिट मैप क्या करता है, जैसे इसका नाम है, बिट को मैपिंग का काम करता है, ठीक है, बिट को मैप करने का काम करता है। यहाँ पर बिट मैप जो है ये बिट को मैपिंग करने का काम करता है, जैसे कौन सी फाइल कितनी डिटेल्स रखेगी, किसको कितना साइज देना है, किसके पास कितना साइज रहेगा, एंड कौन कितना भरा हुआ है, वो सारा बिट मैप जो है वो हैंडल करता है, ठीक है। बिट मैप जो है यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हैंडल करेगा, जिसके पास किसके पास कितनी साइज रहेगी, किसने कितनी साइज ले रखी है, मतलब साइज को मैप करने के लिए, मतलब कितने किसके पास कितनी साइज है वो बिट मैप देखेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर। तो सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर यहाँ पर कहीं दिखे तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान पे रखना। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स रखता है, ठीक है। सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कि क्या सिक्योरिटी है, कैसे अप्लाई की गई है, एवरीथिंग। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स जो होती हैं सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर के अंदर होती हैं। एंड इसके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि किसके पास क्या परमिशन है एंड ऑनरशिप किसकी है, एडमिन एक्सेस करेगा या फिर लोकल यूजर। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर के अंदर होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, मैंने ये सारी डिटेल समझाई है, ठीक है, ये 5 डिटेल समझाई है। एंड ये किसके अंदर की है, फर्स्ट नंबर की, 0 नंबर की, ठीक है। देन उसके बाद 1 नंबर टाइप करोगे तो MFT MIRR, जिसका फुल फॉर्म है MFT मिरर फाइल्स। मिरर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जैसे कॉपी फाइल्स होती है ना, एक की दूसरी कॉपी बना लेना, तो उसकी तो मास्टर फाइल टेबल की 2 कॉपी बनाई जाती है कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं 2 इमेज मेरे पास है, इमेज 1, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज में मुझे कंपैरिजन करना है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर एक फाइल रख रहा हूं जिसके अंदर कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है। अब इसके कंपेयर करने के लिए, जैसे कोई इसको मैनिपुलेट ना कर दे, तो इसके कंपैरिजन के लिए इसी की मैं एक कॉपी बना लूंगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब मुझे इसको कंपेयर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा यहाँ पर, इससे मैच करूंगा कि हाँ ये वाला अवेलेबल है यहाँ पर, ये वाला अवेलेबल है यहाँ पर। अब कुछ समय बाद देखूंगा तीसरे नंबर की एंट्री ही है ही नहीं, तो मैं इससे मैच करके, मतलब इसके कॉपी से मैच करके यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉपी इसीलिए यूज होती है यहाँ पर मिरर फाइल्स, ठीक है। तो इसी को हम मिरर फाइल कहेंगे। तो 1 नंबर जब आप प्रेस करोगे 0 के जगह उस कमांड में, तो आपको मिलेगा मिरर फाइल्स। तो करके देखते हैं हम लोग यही प्रैक्टिकली। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको ले चलते हैं वहां पर। ओके, यहाँ पर तो एग्जैक्ट है, कमांड सेम रहेगी, बस लास्ट का 0 चेंज हो जाएगा। 0 हमने MFT के लिए यूज किया था, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम 1 नंबर यूज करेंगे किसके लिए, डिटेल्स के लिए, मिरर फाइल्स की डिटेल्स के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर 1 प्रेस करोगे एंड एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर मिरर फाइल्स की सारी डिटेल्स आपको ये दिखा देगा, ठीक है। मतलब मिरर फाइल्स जो भी है ये देखिए, तो ये सारी डिटेल्स आएगी, ठीक है। ये डिटेल्स आएगी क्योंकि सभी के इंफॉर्मेशन हो सकती है ना, सभी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, सभी का फाइल नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो एंट्री एवरीथिंग एज इट इज होगा एंड ये मिरर फाइल्स हैं। यहाँ पर देखो फाइल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइल नेम मिरर फाइल्स, ठीक है। एंड ये उसकी सारी डिटेल्स, तो मिरर फाइल्स के बारे में मैंने बता दिया एंड ये सारा डेटा आता जाएगा एक साथ, ठीक है। सभी की मेटा डेटा तो सभी का हो सकता है ना, डिटेल सभी की हो सकती है। तो ये एक नंबर आपने प्रेस किया तो यहाँ पर आपको मिरर फाइल्स के बारे में देखने के लिए मिला, ठीक है। एज इट इज अगर यहाँ पर आपने नोटिस किया ये सेकेंड नंबर में क्या है, तो सेकेंड नंबर में आपको लॉग फाइल मिलेगी। लॉग फाइल्स क्या होती हैं, तो लॉग फाइल जो होती है ना बेसिकली रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या क्या किया है सिस्टम में क्या क्या परफॉर्म किया गया है, उसी को हम लॉग फाइल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉग फाइल के लिए ना बेसिकली क्या करूँगा, 2 नंबर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर 1 प्रेस किए थे तो क्योंकि उसके रिकॉर्ड में 2 नंबर में है वो, यहाँ पर देखिए इसके रिकॉर्ड में 2 नंबर में है यहाँ पर लॉग फाइल, ठीक है, मास्टर फाइल टेबल के। तो 2 नंबर को प्रेस करेंगे। देन हमको वॉल्यूम इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 3 नंबर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 2 नंबर कर दूंगा। 2 नंबर में क्या था हमारा, देखो 2 नंबर मैंने प्रेस किया एंड अगर आपको नहीं पता कि 2 नंबर में कौन सी फाइल है तो उसके फाइल नेम में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए लॉग फाइल है, ठीक है। ये लॉग फाइल एंड ये लॉग फाइल के अंदर का सारा डेटा के अंदर सारा डेटा होता है, जैसे मैंने बताया था एक्चुअल डेटा। तो ये लॉग फाइल है, देखो अभी भी बहुत ज्यादा लॉग है इसके अंदर। तो ये सारा लॉग क्रिएट दिखा रहा है कि उसके साइज में, ठीक है, बाइट साइज में देख सकते हैं काफी ज्यादा है एंड अभी तक ये खत्म ही नहीं हुआ, इतना ज्यादा है। तो आई होप इतना तो दिख गया होगा आप लोगों को। तो ये एक्चुअल डेटा है। लॉग फाइल्स मतलब लॉग फाइल भी txt फॉर्म में होती हैं कुछ, तो txt फॉर्म में ही दिखा रहा है वो, ठीक है। तो txt फॉर्म में बेसिकली उसका साइज दिखा रहा है, ठीक है। एंड इतना साइज है, इनिशिएट साइज पूरा, ठीक है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज जो हमने वहां पर देखा था लॉग फाइल कब क्रिएट की गई, एवरीथिंग उसके बारे में, ठीक है। तो ये सिस्टम की लॉग फाइल्स हैं, या फिर कह सकते हो कि मास्टर फाइल टेबल के अंदर जो लॉग फाइल क्रिएट होती है वो है। वैसे ही यहाँ पर लॉग फाइल के बाद 3 नंबर वॉल्यूम बताएगा, 4 नंबर एट्रीब्यूट डेफिनेशंस, ठीक है। तो कौन सी फाइल किसके लिए एवरीथिंग वो सारी डेफिनेशंस बता देगा। जैसे यहाँ पर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर मैं बेसिकली अभी हमने डाला था लॉग फाइल के लिए, तो लॉग फाइल का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना था। तो देख लेते हैं एक बार, 2 नंबर था, 3 नंबर था आई थिंक सो। तो काफ़ी ज़्यादा डेटा है इसलिए अप डाउन करने में थोड़ा सा इश्यू होता है। ओके, लॉग फाइल का यहाँ पर 2 नंबर था, 3 नंबर में वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे हम लोग, बाकी एग्जैक्ट है, बस नंबर चेंज कर रहे हैं हम लोग उस फाइल के हिसाब से, मास्टर फाइल टेबल के हिसाब से। एंड यहाँ पर देखो आप फाइल नेम देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप, ठीक है। फाइल नेम कहाँ है, ये रहा, ठीक है। फाइल नेम का नाम है वॉल्यूम, ठीक है। एंड इसके अंदर जो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है वो डेटा के अंदर ये सारा वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन कब क्रिएट की गई, एवरीथिंग वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कितना साइज एलोकेट किया गया है, एवरीथिंग। तो बेसिकली वॉल्यूम से रिलेटेड सारी डिटेल्स आप 3 नंबर पे देख सकते हैं, 3 नंबर पे, ठीक है। एंड एंट्री नंबर 3 है यहाँ पर, देखो हमने 3 प्रेस किया तो मास्टर फाइल टेबल की एंट्री 3 है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर पे आता है एट्रीब्यूट डेफिनेशन, ATTR डेफ लिखा है ना 4th नंबर पे, यह है एट्रीब्यूट डेफिनेशन। एट्रीब्यूट डेफिनेशन किस लिए यूज होता है, ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं या फिर जितनी भी एंट्रीज हैं सभी का डेफिनेशन रखता है अपने पास, ठीक है।
कौन सी किसके लिए है, एंड उसकी टाइम स्टैम्प्स बेसिकली कब क्रिएट किया गया। तो बेसिकली कह सकते हो कि ये एक डेफिनेशन की तरह होता है कि कौन सी फाइल किसके लिए है, ठीक है। 5 नंबर पे आप देख सकते हो इसके अंदर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन की तरह उसकी दूसरी कॉपी होती है, ठीक है, एट्रीब्यूट वन, एट्रीब्यूट टू, रेसिडेंट और एक्सटेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं। बिट मैप मैंने बता दिया आपको। बिट मैप को अब डिटेल्स में देखना है तो 6 नंबर आप डालोगे, क्योंकि बिट मैप जो है ये हर एक सेक्शन में आएगा, क्योंकि 0 जो है ना, ये 0 ये मास्टर फाइल टेबल का पूरा मेटा डेटा है, एंड 0 के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। MFT का मतलब मास्टर फाइल टेबल, एंड इसके 0 नंबर प्रेस करोगे तो पूरा मास्टर फाइल टेबल दिखाएगा, उसके बारे में डिटेल्स। तो इसी 0 के अंदर है ये सारे डिटेल्स। तो MFT कह सकते हो एक फोल्डर है, एंड उसके अंदर ये सारी फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको बिट मैप के बारे में डिटेल्स में देखना है तो यहाँ पर आपको 6 नंबर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। 6 नंबर प्रेस करके आप यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हो बिट मैप के बारे में। तो यहाँ पर देखो मैं चलता हूँ एंड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 6 नंबर प्रेस करता हूँ, ठीक है। 4 नंबर में आई थिंक मैंने नहीं बताया आपको, 2 0 1 2 3, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में क्या था हमारा, तो यहां पर था 4 नंबर में जो मैंने कहा एट्रीब्यूट्स वैल्यू, एट्रीब्यूट डेफिनेशन, ठीक है। तो ये उसकी मेटा डेटा है बेसिकली, ठीक है। अब इसको आप डिटेल्स में भी देख सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स वैल्यू के लिए कितनी साइज दी गई है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। देन 5 नंबर में ठीक है, 5 नंबर में जो मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया फाइल नेम, ठीक है, डॉट, ये डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका फाइल नेम डॉट ही है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद 6 नंबर पे बिट मैप, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। बिट मैप का जो डेटा है वो देख सकते हो आप, ये देखो ये बिट मैप के अंदर का डेटा है, ठीक है, किसके अंदर क्या है एवरीथिंग वो डेटा दिखा रहा है। देन उसके बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर, 7 नंबर में आप ये देख सकते हो कि आपकी बूट फाइल्स के बारे में सारी डिटेल्स आएगी, ठीक है। बूट फाइल्स क्या है और उसका डेटा। तो देखो जब तक ये डेटा ला तो चुका है वैसे, ठीक है। ये बूट फाइल के रिलेटेड सारी डिटेल्स है। देखो यहाँ पर आप फाइल्स के नाम में देख भी सकते हो क्या है, बूट, एंड ये बूट कहाँ है, 7 नंबर पे होगा, आपको मिलेगा, ये देखिए ये बूट। 8 जो है बताएगा आपको बैड क्लस्टर, ठीक है। बैड क्लस्टर मतलब जैसे मैंने क्लस्टर समझाया था, उसमें से कोई ऐसा क्लस्टर जो कि फाइल स्टोर नहीं कर रहा है पर फिर भी बना हुआ है, खराब क्लस्टर है, तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है बैड क्लस्टर। तो बेसिकली 8 नंबर में मिलेगा। तो बूट से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ है, ठीक है, कब क्रिएट किया गया बूट, एंड उसके अंदर डेटा साइज इतना दे रखा है उसको, ठीक है। एंड उसके अंदर 8 7 था, 8 देखो 8 नंबर में क्या आ रहा है, तो बैड क्लस्टर देखने के लिए फाइल नेम देखते हैं, बैड क्लस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बैड क्लस्टर नोट रेसेंस साइज इतना है, क्लस्टर का साइज इतना है, इनिशिएट कोई भी नहीं है, मतलब यूज कोई भी नहीं है। तो साइज एक्चुअल में ये है, एंड कितना इनिशिएट किया यूज किया गया उसके द्वारा ये रहेगा, ठीक है। तो मतलब बैड क्लस्टर एक भी नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पर चल के देखें, बैड क्लस्टर के बाद सिक्योर। सिक्योर के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स होगी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। 8 के बाद 9, ठीक है, ये सारा डेटा है उसके अंदर का, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स, ठीक है। सिक्योरिटी डेफिनेशन एंड सिक्योर में डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर सिर्फ डेफिनेशंस था, परमिशंस था, एंड ये सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स लेके चलता है। तो ये रहा सिक्योरिटी का डेटा सारा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर 9 की जगह 10 लेके देख सकते हो,
बट अपने काम का उतना ही था, ठीक है। ये 10 के अंदर का डेटा है एंड 10 के फाइल नेम क्या है वहाँ पर 10 का, आप यहाँ पर देख सकते हो फाइल नेम में अपर केस, ठीक है। एंड वैसे ही यहाँ पर 11, तो टोटल कितनी एंट्रीज है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम, फाइल नेम क्या है इसका एक्सटेंड, ठीक है, कितना एक्सटेंड किया गया उसके बारे में डिटेल्स होती है 12 में। तो यहाँ पर 12 फाइल नेम क्या है, 12 में एंट्री क्या है एक्चुअल में वो देखते हैं, 12 नंबर एंट्री एंड इसका फाइल नेम यहीं पर होगा। ओके, आई थिंक सो इसमें फाइल नेम नहीं है, ठीक है। चलिए हम 12 नंबर की एंट्री देखते हैं क्या है। अच्छा, रिजर्व है, ठीक है। 12 एंड 16 रिजर्व रखा गया है, ठीक है। 12 से 15 एंड 16 ये बेसिकली रिजर्व रखा गया है किसके लिए, 12 से 15 तक, कि फ्यूचर में अगर कोई फाइल इसके अंदर ऐड करना रहा तो ऐड कर सकते हैं हम लोग। एंड 16 नंबर यूजर डायरेक्टरी एंड फाइल डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, सिस्टम की है, ठीक है। मतलब सिस्टम के अंदर ही तो फाइल सिस्टम यूज होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसी के लिए सारी चीजें डिटेल्स हैं यहाँ। सो आई होप मैं इजीली आपको ये समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड आपका कमेंट सेक्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है, तो कमेंट बिल्कुल करना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब, वो तो उसके लिए तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग ऑलरेडी कर दोगे। चलो हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी डिटेल्स थी 9 तक, आप देख सकते पूरा हमने 12 तक बता दिया, ठीक है। आपको बताना 9 तक ही था, मैंने 16 बता दिया, 16 भी किस लिए यूज होता है, तो ये रिजर्व के लिए है। देखो यहाँ पर मैं 16 चलता हूँ, 12, 15, 6, अगर मैं देखो 1 मिनट, ओके 12 की जगह 16 रखता हूँ, तो एंट्री तो दिखाएगा लेकिन सारी चीजें, सारी डिटेल्स नहीं आएगी क्योंकि वो रिजर्व है, ठीक है। क्योंकि इसका फाइल नेम क्यों नहीं आया 12, देखो मैंने फाइल नेम क्यों नहीं आया 12 वाला, क्योंकि मैंने बताया रिजर्व है, एंड रिजर्व जो रहेगा उसका फाइल नेम है ही नहीं, ठीक है। तो फाइल नेम है ही नहीं तो कैसे आएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स थी, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर आपको सारी फाइल्स देखना है, उसके नाम देखना है इसके अंदर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली कमांड रन करना होगा। तो लोकेशन तो मैंने सेम रखा है, ठीक है, सारी चीजें सेम है, मैं कमांड चेंज करूंगा बस, ठीक है। कमांड देख लो यहाँ पर, या फिर मैं चलो फाइल सिस्टम तो हमको यहाँ पर मेंशन ही करना है, ठीक है। आई स्टैट की जगह हमको यहाँ पर FLS लिखना है, FLS का मतलब है फाइल लिस्ट। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर देखो पुरानी कमांड में यहाँ पर 16 नाम की एक एंट्री भी होगी, ठीक है, तो उसको हमको हटाना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, 16 नाम की एंट्री, लास्ट एंट्री जो है हटा देनी है उसको, ठीक है, क्योंकि इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर FLS-F NTFS ये आपकी कमांड है, इतनी चेंज कर देनी है। FLS फाइल लिस्ट -F, एंड यहाँ पर देखो जितनी भी फाइल्स थी, हमने जो फाइल देखी अभी वो सारी आपको दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। ऑर्फन फाइल्स जो बेकार की फाइल्स होती हैं, तो ये आप देख सकते हो। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मास्टर फाइल टेबल के अंदर की सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर आप रिकवर करना चाहते हो इन्हीं फाइल्स को, ठीक है, इन्हीं फाइल्स को अगर आपको रिकवर करना है किसी लोकेशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ, जैसे हमने पुराने वीडियो में बनाया था उसी फोल्डर को यूज करेंगे। देखेंगे पहले इसके अंदर कुछ है तो नहीं, तो देखो ये फोल्डर टोटली ब्लैंक है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसकी लोकेशन कॉपी कर लूंगा, कॉपी पाथ, देन मैं यहां पर जाऊंगा एंड हमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ कमांड लिखना है,
ठीक है। एंड हमको वो लोकेशन देनी है जहां पर हमको इसको रिस्टोर करना है, मतलब रखना है, स्टोर करना है, बेसिकली रिकवर करना है। तो इसी से कमांड लाइन के थ्रू आप रिकवर भी कर सकते हो। रिकवर करने के लिए टास्क रिकवर करके एक कमांड यूज होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो यहाँ पर कमांड चेंज होंगे आपके। कमांड क्या होगा यहाँ पर, tsk टास्क देन अंडरस्कोर रिकवर, ठीक है, टास्क रिकवर -i, ठीक है। -i के बाद -small e, -i मतलब इमेज टाइप क्या है, तो हमने देखा था यहाँ पर रॉ, ठीक है। एंड -e, एंड -e एंटर करना। -e इसलिए कि इसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बेसिकली कि जो एलोकेटेड है, नॉन एलोकेटेड दोनों फाइल्स रिकवर करने हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर बेसिकली एक लास्ट में स्पेस देनी है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जहां पर आपका फोल्डर रखा हुआ है, ठीक है। इतना करते ही ये एंटर प्रेस करोगे, ये रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं कमांड को। तो यहाँ पर टास्क रिकवर -e, हमने फाइल मेंशन कर दिया, ये दे दिया, लोकेशन दे दिया जहां पर हमारी इमेज फाइल रखी हुई है, कंप्लीट। एंड यहाँ पर हमने सी कर दिया। तो याद रखना कि मैंने लोकेशन वही रखी है हमेशा से, ठीक है, बस मैं कमांड चेंज करता गया हूँ, एक ही लेके चल रहा हूँ मैं जब से, ठीक है, इमेज फाइल एंड उसको मैं एज इट इज लेके चल रहा हूँ, बेसिकली कुछ मैंने चेंज ही नहीं किया है। एंड अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि ये रिकवर कर ले। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कैसे आता है एवरीथिंग। तो आई थिंक सो स्टार्ट तो हो गया होगा क्योंकि हमने सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं यहाँ पर। एक बार एंटर प्रेस करके देखता हूँ, एंटर स्पेस। तो रिकवरी में थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको हम रिकवर करने देते हैं एंड आफ्टर द रिकवरी हम वापस से मिलते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर इसने रिकवरी कर दी है, कोई एरर तो नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर सारी रिकवरी हो गई होगी। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर कई बार एरर आ जाते हैं, तो एरर को आपको इग्नोर करना है जब तक वो एरर ये ना हो कि कमांड जो है वो गलत है। अब यहाँ पर देखो, इसने 1097 फाइल्स रिकवर की। मैंने इसलिए कहा एरर इग्नोर करने के लिए क्योंकि यहाँ पर कई बार छोटे मोटे एरर्स आते हैं, और अगर ह्यूमन एरर है, आपने कमांड गलत टाइप की है, तो बेसिकली तब आपको यहाँ पर ज़्यादा एरर देखने के लिए मिलेगा ज़्यादातर। वैसे एरर तो बहुत कम होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर चलो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ एंड उस फाइल पे लेके चलता हूँ। देखो ये सारी फाइल उसने रिकवर की है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सटेंडेड फाइल्स, ठीक है, जो मेटा डेटा हम देख रहे थे वो मास्टर फाइल टेबल का, एंड ये रिसाइकल बिन का डेटा है जो उसने यहाँ पर हमने देखा था। आई थिंक सो ये रिसाइकल बिन में क्या भेजा गया था उस वक्त। ऑडियो फाइल्स, ठीक है, ये कुछ गाने हैं, यहाँ पर ऑडियो फाइल्स रिकवर किया इसने। इमेजेस, ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है, जिसको हम देख रहे थे वहाँ पर प्रैक्टिकल। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर फाइल्स हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल फाइल PDF, ठीक है, जिसको हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिखा रहा था वहाँ पर। देखो ये भी प्रोटेक्टेड होगा, हमने इसको देखा है आई थिंक सो। देखो ये PDF पासवर्ड मांगेगी, तो मैंने इसको दिखाया आपको ऑटोप्सी में, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हैं एंड यहाँ पर ये मल्टीपल ट्यूटोरियल PPTX है, मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। आउटलुक फाइल्स हैं, ठीक है, आउटलुक मतलब ईमेल, ठीक है, ईमेल की फाइल्स हैं ये वाली। एंड सॉन्ग्स, तो यहाँ पर देखो सॉन्ग नाम एक बनाया रखा है, तो ये सॉन्ग है। एंड सिस्टम वॉल्यूम, ठीक है, एंड टेक्स्ट फाइल्स, ये सारी टेक्स्ट फाइल है। इंफॉर्मेशन TXT कुछ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये सारी टेक्स्ट फाइल रखी गई हैं। सो बेसिकली सारी फाइल रिकवर हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। सो वॉरियर्स, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, रिकवरी एंड फाइल सिस्टम कैसा है इसके अंदर का, ठीक है, एंड कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, कैसे कमांड लाइन यूज करना है, सेट का, सीयूथ का, एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश की है यहाँ पर इजीली समझाने की। तो
यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके विंडोज फाइल सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर रहने वाला है रिकवरिंग डिलीटेड फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क से डेटा रिकवरी करना, मतलब हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर करना है आपको। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक टूल है विन हेक्स करके आता है, WIN विन HEX हेक्स, विन हेक्स इसकी वेबसाइट है, आप जा सकते हैं वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी। एंड ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी सारी फाइल जो डिलीटेड हैं उसको रिकवर करता है। किस में से? आपके कॉपी में से। अभी भी हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ओरिजिनल एविडेंस में इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इमेज फाइल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको विनहेक्स जाना है, वहाँ से रिकवर करना है बेसिकली विनहेक्स के नाम के टूल से। तो यहाँ पर हम चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विनहेक्स के फोल्डर में मैंने डाउनलोड कर रखा है एंड मैं ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ऐसे दिखता है ये विनहेक्स। एंड यहाँ से बेसिकली आपको, जैसे मैं विंडोज़ का तो हमने कर लिया, लिनक्स का करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल के लोकेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको बेसिकली रिकवर करने के लिए कुछ तो यहाँ पर डालना पड़ेगा ना। तो रिकवर करने के लिए आपको यहाँ पर किस चीज़ को रिकवर करना है, तो मैं इमेज फाइल लेता हूँ, इमेज फाइल में से रिकवर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा एंड क्रिएट न्यू केस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा एंड ओपन पे क्लिक करोगे। तो ओपन में जाने के बाद आप बेसिकली यहाँ पर मैंने जहाँ पर अपना रखा हुआ है वहाँ पर जाऊँगा, एविडेंसेस जहाँ पे मेरे रखे हुए हैं इमेज फाइल्स। तो यहाँ पर मैं फोरेंसिक इमेज में लिनक्स का जो एविडेंस फाइल है उसको बेसिकली मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये इसी से हमको रिकवर करना है। देन ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये ऐसा आएगा, ओके क्लियर करना है। तो यहाँ पर देखो ये ऑफसेट वैल्यूज दिखा रहा है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सारी डिटेल्स देख सकते हो, कहाँ से लाई गई, फाइल साइज, ठीक है, एंड ये एवरीथिंग उसके बारे में डिटेल्स है फाइल्स की। ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे साइड में देख सकते हो डेटा इंटरप्रेटर। ठीक है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, जो भी मेंशन करना है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड जितना भी डेटा यहाँ पर रिकवर होगा एवरीथिंग वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लाके दिखा देगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस में है एंड देखते हैं कितना डेटा लेके आता है, क्या होता है। बेसिकली जितना भी यहाँ पर प्रोसेस होता है आपको यहाँ पर डेटा इंटरप्रेटर पर दिख जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अभी इसने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है तो प्रोसेस करने का वेट करते हैं। देन बाकी टूल्स में हम जाके यहाँ से ये देखो ये मेमोरी डंप के लिए है। ठीक है, मेमोरी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर हमको टूल्स में डिस्क टूल्स, फाइल रिकवरी टाइप, फाइल रिकवरी बाय टाइप, यहाँ पर जाना है, देन क्लिक करना है, देन ओके। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ये बताएगा क्या क्या डिटेल्स रिकवर हुई है। तो यहाँ पर देखो ये रिकवर कर रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो भी डिटेल्स है उसके अंदर इमेजेस वो रिकवर करेगा। एंड वैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट, एंड वैसे यहाँ पर ईमेल्स, एंड वैसे यहाँ पर इंटरनेट की एक्टिविटीज़। ठीक है, आर्काइव्स फाइल्स जो भी थी, म्यूजिक, वीडियोस एंड प्रोग्राम फाइल्स। एंड जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर रिकवर करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी फाइल लेता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बेसिकली कैसे आपको यहाँ पर रिकवर करना है। मैं यहाँ पर कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ, देन ओके करता हूँ। ठीक है, अभी ओके करते ही मांगेगा कि कहाँ पर इसको सेव करना है। तो मैं बेसिकली आपने डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ओके। ठीक है, देन ओके कर दिया मैंने। अब ये उसको रिकवर कर देगा। ठीक है, देखो ये एमबी में प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पर जो भी मैंने चूज़ किया था वो रिकवर करेगा। तो जैसे ही ये रिकवर कर लेता है हम मिलते हैं इसके बाद। देन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि कैसे दिख रहा है वो। बेसिकली समझाना क्या है वो आपको दिख जाएगा कि रिकवरी फाइल ऐसी हुई है। ठीक है, मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाके दिखा दूंगा बेसिकली। ठीक है, एंड अभी हम डेस्कटॉप को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ऐसे दिख रहा है डेस्कटॉप, एंड रिकवरी के बाद दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो इमेजेस रिकवर करना स्टार्ट कर दिया इसने। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना था,
कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिलीट भी कर लेंगे बाद में इस। सो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई है। एंड रिकवर करने के बाद हम वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है वायर्स। यहाँ पर फाइल्स रिकवर हो चुकी है एंड यहाँ पर देख सकते हो इनकम्प्लीट और करप्ट। अच्छा, यहाँ पर फाइल्स बोल रहे हैं वी आर फाउंड रिसीव 70 फाइल सपोजली इनकम्प्लीट और इनकरप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है कि फाइल रिकवर हुई है लेकिन करप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइल आई है ना, फाइल रिकवरी टाइप लॉग, ठीक है। एंड बेसिकली ये थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया आई थिंक सो, ठीक है। देखते हैं क्या इशू है इसमें। मेरे ख्याल से हमने इसके डेस्कटॉप पे कुछ ज़्यादा ही फाइल डाल दी है, इस वजह से कोई इशू दे रहा है वो। लेट्स ट्राई। ओके माय गॉड, देख सकते हैं आप लोग इतनी फाइल्स रिकवर हुई हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पूरा फुल हो चुका है इसलिए, तो ऐसे रिकवर कर सकते हो आप। अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, डेस्कटॉप से सारी फाइल डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे सिस्टम सही हो जाए। सो आई होप इस फॉरेंसिक पार्ट से आप कुछ सीखे होंगे। ये नया टूल है जो कि डेटा रिकवरी का है एंड इसके भी बहुत सारी यूज हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम जरूर से देखेंगे, ठीक है। सो इसको क्लोज कर लेते हैं हम एंड मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इतनी सारी चीजें सीखने के बाद अब राइट टाइम आ गया है आपको ये बताने का कि इमेज फॉर्मेट कितने टाइप के होते हैं फॉरेंसिक में। मतलब जब आप फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करते हो, एक्चुअल में जो फॉरेंसिक इमेज बनाते हो उसमें कितने फॉर्मेट होते हैं एंड इस फॉर्मेट के बेसिकली कौन कौन से टाइप यूज होते हैं और कौन सा फॉर्मेट किस लिए यूज होता है। तो बेसिकली अगर आपने नॉर्मल इमेज देखी होगी, जो आप फोटो क्लिक करते हो उसकी इमेज, उसकी जो फॉर्मेट देखा होगा, उस फॉर्मेट में .jpg, .png इस फॉर्मेट को बारे में सुना होगा आपने। तो ये बेसिकली आप जब फोटो या पिक्चर्स लेते हो उसके फॉर्मेट हैं। वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स के भी मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि PDF है ना, .doc, .ppt, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट है। वैसे ही जो फॉरेंसिक इमेज लेते हो इसके भी मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। ये फॉर्मेट्स क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या नाम होता है उनका, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि इनको कैसे एंड क्यों डेवलप किया गया, बेसिकली क्यों बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो जब आप लाइव केसेस पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे एंड व्हाइट बोर्ड पे हम समझते हैं इन सारी चीजों को। ओके, सो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फॉरेंसिक इमेज फॉर्मेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल है रॉ, ठीक है। रॉ जो है, रॉ बेसिकली एकदम ओरिजिनल फॉर्मेट को कहा जाता है। रॉ जो होता है ये ओरिजिनल फॉर्मेट होता है किसी भी इमेज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस हार्ड ड्राइव का अगर इमेज क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, इसका इमेज क्रिएट कर रहा हूं, जैसे ये 10 GB की है, तो एग्जैक्ट इसका जो कॉपी होगा, इसका जो इमेज बनेगा फॉरेंसिक इमेज, वो भी 10 GB बनेगा, ठीक है। इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होगा, ये बेसिकली उसका ओरिजिनल फॉर्मेट होगा, कोई कंप्रेशन यूज नहीं होगा इसमें, आप इसको छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। एंड रॉ का जो एक्सटेंशन होगा, है ना, एक्सटेंशन मींस आप .pdf देखते हो इमेज में, .png है ना, .jpg देखते हो, तो यहाँ पर वही एक्सटेंशन है। तो रॉ का जो एक्सटेंशन होगा dd होगा, .dd या फिर .img, ठीक है। ये फॉरेंसिक इमेज की बात कर रहे हैं, ज्यादातर आपको .dd देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये अनकम्प्रेस्ड होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंप्रेशन नहीं लगाया जाता। एंड वन मोर थिंग, ये जो जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट साइज होता है इमेज का, जो भी इमेज क्रिएट करते हो उसका एक्चुअल इमेज साइज होता है। एंड देन इसमें कोई मेटा डेटा स्टोर नहीं होता। मेटा डेटा स्टोर नहीं होता मतलब कोई केस की डिटेल्स नहीं होती एंड कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे इसका मेटा डेटा की बात करूं, जैसे हम लोग केस नंबर लिख देते हैं, ठीक है, केस डिटेल्स लिख देते हैं बेसिकली, तो इसमें वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते। ये इमेज का एग्जैक्ट ओरिजिनल आएगा, ठीक है। अभी हम आगे इसका क्रिएशन भी करके देखेंगे डेडी का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो ये टूल्स हैं, ठीक है, ये सारे टूल्स हैं जो कि यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे टूल्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
ऑटोप्सी, सेल्यूट किट, FTK, एक्सवे एंड गाइमेंजर। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा रॉ एंड DD। ठीक है, नो कंप्रेशन, ओरिजिनल फॉर्मेट होता है ये एक्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, सेकेंड वन, हम नेक्स्ट चलते हैं स्मार्ट की ओर। स्मार्ट जो है ये वो वाला स्मार्ट नहीं है जो कि ह्यूमन के लिए बेसिकली नॉर्मल हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, यू आर वेरी स्मार्ट ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला नहीं है। स्मार्ट का बेसिकली फुल फॉर्म है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिकवरी टूल्स। तो बेसिकली इसका यही है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मेट है स्मार्ट फॉर्मेट। तो ये बेसिकली एक ही टूल के जरिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसको स्मार्ट फॉरेंसिक शूट कहते हैं। ये बेसिकली उसका खुद का एक फॉर्मेट है, बेसिकली एक ही टूल के जरिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं रॉ के। ठीक है, मैं बीच में यहाँ पर थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ रॉ के बारे में, कि ये जो है बिट बाय बिट जिसको कहते हैं, या फिर सेक्टर बाय सेक्टर जो डेटा है वो कॉपी करता है। ठीक है, बिट एंड सेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है प्रीवियस पार्ट्स में, तो वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये इसमें बिट बाय बिट मिलेगी। एंड स्मार्ट का मैंने बता दिया, स्मार्ट का क्या होता है बेसिकली। ठीक है, एंड ये रॉ को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने कहा आगे बताऊंगा। ठीक है, एंड अदर थिंग स्मार्ट के बारे में कि स्मार्ट जो है ना ये प्रायोरिटाइज बेसिकली एक फॉर्मेट है। प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिक एक टूल के लिए बनाया गया है, या फिर स्पेसिफिक टूल्स में यूज होगा। मतलब हर एक टूल में आप यूज नहीं ले सकते हो। जैसे PDF आपके हर एक लैपटॉप में खुल सकती है ना, वैसे ही ये स्मार्ट जो है ना ये हर एक लैपटॉप में नहीं खुल सकता, ये प्रायोरिटाइज है। ठीक है, मतलब एक ही टूल में जिसके लिए बनाया गया है उसी टूल में बेसिकली ओपन होगा, यानी स्मार्ट फॉरेंसिक शूट जो है टूल उसी में ओपन होगा। ठीक है, एंड इसके बारे में बताऊं तो ये जो है ये कंप्रेशन करता है, मतलब आपके इमेज को कंप्रेस करेगा। जैसे अगर कोई इमेज 10 GB की है तो आप उसको कंप्रेस करके 5 GB में इजीली ला सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप स्टोरेज को थोड़ा मैनेज करने के लिए अगर आपके पास स्टोरेज कम है तो उस ड्राइव को या फिर उस इमेज को कंप्रेस कर सकते हो एंड उसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, कई बार आप इन्वेस्टिगेशन में जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के, तो वहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कभी कम पड़ सकती हो, तो आप कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट में यूज़ होता है। ठीक है, देन यहाँ पर ये जैसे ये मेटा डेटा स्टोर नहीं करता था, ये मेटा डेटा भी स्टोर करता है, प्लस टाइम स्टैम्प्स भी यहाँ पर स्टोर करता है बेसिकली, कि क्या क्या टाइम स्टैम्प पे क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर रखी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके कुछ फीचर्स हैं। एंड यहाँ पर चेकसम्स वैल्यू भी जनरेट की जाती है। चेकसम वैल्यू मतलब हैश वैल्यूज भी जनरेट करता है वेरीफाई करने के लिए कि इंटीग्रिटी इन द मींस कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए बेसिकली, तो इसलिए चेकसम भी जनरेट करता है जब इमेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका एडवांटेज ये है कि ये जो स्मार्ट है इसका एडवांटेज ये है कि ये बेसिकली कंप्रेशन करता है अच्छा, तो जो हमारा स्टोरेज है वो थोड़ा बचता है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली ये हर एक टूल में सपोर्ट नहीं कर सकता, है ना, तो बेसिकली ये इसका डिसएडवांटेज है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं E01। E01 फॉर्मेट जो है यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है EN केस के लिए। ठीक है, EN केस के थ्रू बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब EN केस के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया है तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह सपोर्ट करता है, और भी टूल्स हैं जहां पर सपोर्ट करता है। एंड ऑल्सो ये भी प्रायोरिटाइज है, मतलब हर एक टूल में सपोर्ट नहीं कर सकता, जरूरी नहीं कि हर एक टूल में सपोर्ट करे, ये किसी ना किसी टूल में ये सपोर्ट नहीं भी करेगा। ठीक है, किसी किसी में करेगा, किसी किसी टूल में नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है। एंड ये देखो ये इतने टूल्स में सपोर्ट करता है, EN केस, FTK, एक्सवे फॉरेंसिक। ठीक है, एक्सवे फॉरेंसिक टूल है ये। ठीक है, तो इतने के जो टूल्स हैं उनमें सपोर्ट करता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि EN केस ने इसको E01 को जो है इन्वेंट किया है या फिर डेवलप किया है। EN केस इसलिए इसका E01 देखो वहां पे फॉर्मेट है, EN केस E01 फॉर्मेट, तो इसको E01 ने बनाया है बेसिकली। ठीक है, मतलब EN केस ने बनाया E01
फॉर्मेट को। ईएन केस एक फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर है जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर जितने भी टूल्स के मैं नाम बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे जो हैं ये बेसिकली फॉरेंसिक टूल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होते हैं। एंड स्मार्ट फॉर्मेट की तरह ये भी सारी केस डिटेल्स रिकॉर्ड करता है, मेटा डेटा रिकॉर्ड करता है, एंड केस की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल सारी रिकॉर्ड करता है। एंड ये बेसिकली इमेजेस को डिवाइड करता है, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड करता है 2 GB के चंक्स में। मतलब 10 GB का है तो 10 GB की अगर फाइल फॉर्मेट है, 10 GB का पूरा एक डेटा है, एक इमेज है पूरी, तो उसको 2-2 GB के इस फॉर्मेट में बेसिकली उसको डिवाइड कर देता है। मतलब 2-2 GB के सेगमेंट में उसको डिवाइड कर देगा। 10 GB को डिवाइड करो 2 से तो 5 सेगमेंट बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई 10 GB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, तो उसको वो सेगमेंट बाय सेगमेंट डिवाइड कर देगा। तो एक चंक उसका 2 GB का बनेगा, ऐसे 5 बनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेटा को हैंडल करने में थोड़ा आसानी होती है, ठीक है। एंड कंप्रेशन, जैसे मैंने कहा कंप्रेशन ये सपोर्ट करता है, तो कंप्रेशन की वजह से हमारा स्टोरेज बचता है, ठीक है। एंड हैश एंड चेकसम कैलकुलेशन करता है ये, जिससे इंटीग्रिटी मेंटेन रह पाती है, ठीक है। तो ये E01 के फीचर्स हैं बेसिकली। एंड ये सारे इसके एडवांटेज थे। एंड डिसएडवांटेज वही ले लो कि प्रायोरिटाइज है बेसिकली। तो ये हर एक टूल में आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, है ना। मतलब हर एक टूल इसको यूज नहीं ले सकता, मतलब ओपन सोर्स नहीं है, किसी टूल में ही यूज होगा ये, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। E01 स्मार्ट एंड रॉ DD, ठीक है, रॉ फॉर्मेट जो होता है उसके बारे में। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आता है AFF एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट, जिसको कहते हैं हम लोग। ये बेसिकली बाकी जो हमने 3 देखा उससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बाकी 3 हमने जो देखा ना वो प्रायोरिटाइज हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइज होने की वजह से वो हर एक टूल में सपोर्ट नहीं किए जा सकते थे। लेकिन जो हमारा AFF है एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट, ये ओपन सोर्स इमेज फॉर्मेट है। ये आप किसी भी टूल्स में यूज ले सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी टूल में सपोर्ट किया जा सकता है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस टूल में यूज ले सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इस फॉर्मेट को जो बनाया गया है फॉरेंसिक एविडेंस प्रिवेंशन और एनालिसिस के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब बाकी फॉर्मेट के लिए उसी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है। एंड ये वो सारी चीजें सपोर्ट करता है जो बाकी सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कंप्रेशन हो गया डेटा का, है ना, एंड मेटा डेटा कलेक्शन हो गया सारा, एंड इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड ओपन सोर्स है, तो ये बेसिकली कोई टूल की प्रायोरिटी नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि इसी टूल में सपोर्ट करेगा। तो काफी अच्छा माना जाता है ये, ठीक है, AFF। वैसे ज्यादातर लोग DD या येस करते हैं क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है, या फिर E01 अगर EN केस में। आप कोई भी यूज कर सकते हो जो कि आपके कंफर्टेबल लगे, ठीक है। DD में आपका सारा मेटा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मेटा डेटा चाहिए तो DD को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, रॉ फॉर्मेट है वो। देन नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका MEM, ठीक है, मेम कह सकते हो, एंड इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी इमेज, ठीक है। ये बेसिकली वोलाटाइल मेमोरी का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। मतलब एक उसको जब भी, जैसे हम रैम जो है ना वोलाटाइल है, चेंज होने वाली मेमोरी है, तो जब भी हम उसका डंप निकालेंगे ना, या फिर उसका डंप जब हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें .MEM आएगा। मतलब जब आप ऐसे किसी डिवाइस की इमेज क्रिएट करो जो कि नॉन चेंजेबल है, जैसे हार्ड डिस्क, आपका जो हार्ड डिस्क है वो नॉन चेंजेबल है, तो ये बाकी के जो 5 फॉर्मेट है, ठीक है, 4 फॉर्मेट है, 1 2 3 4, ये फॉर्मेट्स यूज होंगे, ठीक है। रॉ, स्मार्ट, E01 ये आपके हार्ड डिस्क के लिए यूज होंगे, ठीक है, जो कि नॉन वोलाटाइल है, उसके अंदर का डेटा चेंज नहीं होता, है ना। नॉन वोलाटाइल किसको कहेंगे? जिसके अंदर का डेटा चेंज नहीं होता। लेकिन जो आपकी रैम है वो आपका डेटा, वो उसके अंदर का डेटा चेंज हो जाता है, डिलीट हो जाता है जब आपका सिस्टम शटडाउन होता है। तो जब सिस्टम शटडाउन होता है तो उसका डेटा डिलीट हो गया, तो वो वोलाटाइल है। एंड हम क्या करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो अगर हमको सिस्टम ऑन दिख गया तो हम उसके रैम का इमेज बना लेते हैं, बेसिकली एक तरह का। उसी को हम कहते हैं रैम डंपिंग या मेमोरी डंप करना। तो उसमें जो फॉर्मेट यूज होगा रैम के केस में, जब आप रैम का डंपिंग करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मेट यूज होगा .MEM, ठीक है। ये मेमोरी इमेज फॉर्मेट है, ठीक है।
एंड ये जैसे कि मैंने कहा कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसके लिए यूज होता है, तो कह सकते हो कि ये सारे इससे डिफरेंट है। तो बेसिकली ये था आपके मेमोरी फॉर्मेट्स कि कितने टाइप के होते हैं मेमोरी फॉर्मेट। एंड अभी तक हमने जिन जिन चीज़ों को देखा है, आई होप आप सभी को जो प्रीवियस में हमने जिसको इन्वेस्टिगेट किया है फॉर्मेट को, आप सभी को क्लियर हो गया होगा एंड आगे चल के ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एंड चलो देखो यहाँ पर E01 में हमने बता दिया ये टूल यूज होंगे, एंड AFF में ये टूल यूज होंगे, ठीक है। एंड जो आपका मेम है ये MEM, ठीक है, मेमोरी इमेज, ये क्या करेगा, ये हर एक मेमोरी इमेज में, डंप मेमोरी में, इसका कोई मतलब कह सकते हो ओपन सोर्स जैसा है कि हर एक वोलेटाइल मेमोरी में यूज होगा, मतलब हर एक उस रैम डंप में यूज हो सकता है, इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है या फिर प्रायोरिटाइज नहीं है ये, ठीक है, ओपन सोर्स कह सकते हो आप। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको इन सभी का कंपैरिजन दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा। देखो यहाँ पर इसका कंपैरिजन है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इसको। ये देखो ये टेबल है जो कि मैंने होल स्क्रीन पे कर दिया है। देखो ये इसका इमेज टाइप है, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से विजुअल हो। फीचर, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। ये इमेज टाइप है रॉ डी स्मार्ट E01 AFF, ठीक है, ये इमेज फॉर्मेट्स हैं। एंड यहाँ पर डॉ डी की अगर बात करें तो ये कंप्रेशन सपोर्ट नहीं करता, स्मार्ट करता है, E01 करता है एंड AFF करता है। मेटा डाटा कलेक्ट नहीं करता, रॉ, स्मार्ट करता है, E01 करता है एंड AFF करता है, ठीक है। इंक्रिप्शन ये फर्स्ट नहीं करता, सेकंड नहीं करता, थर्ड नहीं करता, लेकिन AFF इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड फाइल साइज 1:1, मतलब 1:1 का मतलब क्या है कि जैसा ओरिजिनल है वैसा ही आएगा, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं करता कंप्रेशन को, मतलब लार्ज साइज बनता है काफी उसका, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन, स्मार्ट जो है कंप्रेशन सपोर्ट करता है, E01 जो है वो कंप्रेशन सपोर्ट करता है एंड AFF भी कंप्रेशन सपोर्ट करता है, मतलब आपके मेमोरी को बचाने में हेल्प करेगा ये आपकी, ठीक है। कंपेटेबिलिटी जो है वाइडली सपोर्ट करता है रॉ डी, ठीक है, मतलब हर जगह सपोर्ट हो सकता है। लिमिटेड यूज होता है, ठीक है, ये स्मार्ट जो है लिमिटेड यूज होता है। एंड E01 भी अब वाइडली सपोर्ट होने लगा है। एंड जो AFF है ये मॉडरेट सपोर्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर किसके लिए बेस्ट है ये, मतलब किन किन चीज़ों के लिए बेस्ट माने गए हैं ये, वो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो रॉ डी है ये रॉ एविडेंसेस के लिए, अगर आपको एग्जैक्ट वही एविडेंस चाहिए जो वहाँ पर है उसके लिए है ये। एंड कंप्रेशन, बेसिक कंप्रेशन के लिए यहाँ पर इसको चूज किया गया है जो आपका स्मार्ट है, ठीक है। एंड कंप्रहेंसिव इमेज के लिए आपको E01 एंड ओपन एंड सिक्योर इमेजेस के लिए AFF, ठीक है। तो इन सभी का अपना अपना मोटिव है, हालांकि आप कोई भी यूज ले सकते हो जो कि आपको अच्छा लगे, बट मेक श्योर कर लेना यूज होने से पहले कि इनमें से आपको क्या चाहिए, मतलब मेटा डेटा चाहिए, इनक्रिप्शन चाहिए, तो उसके बिहाफ पे आप इस टेबल का यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मेट क्रिएट कैसे होते हैं तो मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल्स मतलब लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। आपने थ्योरी तो देख ली, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टूल है जो कि FTK इमेजर है, इसमें आपको सारे फॉर्मेट्स दिख जाएंगे बेसिकली। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, FTK इमेजर। ये आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं जूम कर दूंगा थोड़ा सा स्क्रीन। तो यहाँ पर देखो, जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हो, यहाँ पर क्रिएट डिस्क इमेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ ऑप्शन दिखते हैं, जैसे फिजिकल ड्राइव। अब ये क्या है, तो यहाँ पर फिजिकल ड्राइव मतलब जो आपकी फिजिकल ड्राइव लगी हुई है। लॉजिकल ड्राइव मतलब किसी भी हार्ड डिस्क जो पार्टीशन करते हैं उसको हम लॉजिकल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकली क्रिएट की जाती है, कोई कट नहीं करता उसको वो, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बस पार्टीशन कर दिया जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ऐसा लॉजिक एक लाइन ड्रॉ कर देता है एंड उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है ऐसे। एंड इमेज फाइल, ठीक है, कोई भी एक इमेज फाइल है उसका इमेज क्रिएट करना है पहले से, ठीक है। एंड बाकी है CD, DVD, कंटेंट फोल्डर, एवरीथिंग। तो यहाँ पर मैं फिजिकल ड्राइव ही लूंगा जो कि मेरे को होल ड्राइव चाहिए। देन आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, तो आई थिंक सो थोड़ा टाइम ले, ठीक है।
ये देखो ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड यहाँ पर इमेज कहाँ पे रखनी है उसका डेस्टिनेशन मांग रहा है, ठीक है। एंड ये इमेज की डेस्टिनेशन क्या है, तो जैसे यहाँ पर आप ऐड करोगे ना, ओके, यहाँ पर आप जैसे ऐड करते हो ना, देखो सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, रॉ dd, स्मार्ट E01 AFF। तो स्मार्ट E01 या AFF, E01 हमेशा थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आती हैं। रॉ dd एग्जैक्ट रॉ आएगा, ठीक है। स्मार्ट मैंने बता दिया, थोड़ा कंप्रेशन यूज़ करता है। एंड E01 थोड़ा बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर केस नंबर एंड ये मेटा डेटा होता है, ठीक है, जो स्टोर होता है इसमें, ठीक है। एंड केस नंबर, एविडेंस नंबर एंड यूनिक डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, एग्जामिनर यहाँ पर लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इमेज जहाँ पे रखनी है उसका यहाँ पर डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इससे भी पहले जो आपको आई थिंक सो यहाँ पर दिखा ना हो, मैं वापस से दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैं क्रिएट इमेज करता हूँ, नेक्स्ट किया मैंने, एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। देखो ये वाला, इसको बार बार नेक्स्ट करोगे तो वो चला जाता है। यहाँ पर बेसिकली आपको चूज करना है कि कौन सी ड्राइव आपको किसका इमेज क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं इसका इमेज क्रिएट करता हूँ SanDisk, क्योंकि ये कम GB का है, थोड़ा कम टाइम लेगा। एंड यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगा। एंड जैसे ही फिनिश करोगे तब ये वाला आता है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्मार्ट जो ये होता है फॉर्मेट वो चूज करूंगा। E01 स्मार्ट DD में आपको क्रिएट करना बताऊंगा, यहीं से आप सारे कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे E01, मैंने आपको रिकमेंड करता हूँ, E01 काफ़ी अच्छा फॉर्मेट होता है। एंड जैसे मैंने कहा प्रायोरिटाइज है, किसी किसी टूल में यूज़ होगा। तो यहाँ पर वापस से मैं वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो एज इट इज़। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको सेव कहाँ करना है उसको मैं ब्राउज करूँगा एंड इसको M में सेव कर दूंगा, M ड्राइव में, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इमेज फाइल नेम क्या रखनी है आपको, ठीक है। इमेज फाइल नेम क्या चाहिए तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो इमेज फाइल में यहाँ पर कर देता हूँ विंड, ठीक है। एंड फिनिश कर देंगे। देखो विंड E01 ऐसे क्रिएट करेगा बोल रहा है, ठीक है। वेरीफाई इमेज आफ्टर द क्रिएट, अगर क्रिएट करने के बाद वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, अदरवाइज अनचेक कर सकते हो। बाकी अदर ऑप्शंस हैं यहाँ पर। देन स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली ये E01 फॉर्मेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड वैसे ही आप बाकी फॉर्मेट जैसे मैंने दिखाया स्मार्ट DD एवरीथिंग, वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम वेट करते हैं इसका, एंड जैसे ये हो जाता है देन हम मिलते हैं वापस से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। एंड रिजल्ट दिखाने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। अगर आप यही फॉरेंसिक का कोर्स सीखना चाहते हो एडवांसली, ठीक है, लाइव क्लासेस में, तो आप मुझसे सीख सकते हो। यहाँ पर साइड में इसके सारे फीचर्स एंड इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दिख रही होगी, ठीक है। एंड ये पेड कोर्स होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो जो भी आप कोर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आप नंबर में दिए हुए, जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर कांटेक्ट करके आप टीम से बात कर सकते हो। टीम आपको बताएगी प्राइस एंड अदर थिंग, ठीक है। एंड प्राइस अराउंड 10,000 प्लस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो बजट के हिसाब से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लैब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एंड इस लैब के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो नो डाउट आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको कवर अप करनी पड़ेगी। और हम काफ़ी टीम हमारे पास है, तो उस टीम को भी हमको देखना पड़ता है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो बेसिकली ये जो कोर्स है काफ़ी एडवांसली होने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो नंबर पे कांटेक्ट करो, देन नंबर पे कांटेक्ट करो एंड हम मिलते हैं लाइव क्लासेस में। अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो वॉरियर्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ऐसे कंप्लीट होके आया है इसमें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा होगा काउंट, सेक्टर कितने काउंट किए गए हैं, ठीक है। एंड हैज कैलकुलेशन देखो, ठीक है। ये सारे वेरिफिकेशन किया गया है हैशेस के, ठीक है। मतलब जब आपने स्टार्ट किया था एंड स्टार्ट होने मतलब कंप्लीट होने के बाद ये SHA-1 है एंड MD5 है, ये एल्गोरिदम्स हैं।
बैड सेक्टर या फिर बैड ब्लॉक कोई है तो उसके बारे में यहाँ पर बता देता, बट यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देखो इमेज समरी में क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स देगा। ठीक है, ये मेटा डेटा है, इसी को हम मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जामिनर कौन है, एवरीथिंग आप यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, एंड ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना, ये डिवाइड करता है उसको। ठीक है, सेक्टर बाय सेक्टर डिवाइड करता है, या फिर कह सकते हो मैंने कहा था ये उसको पार्टीशन में तोड़ता है। तो बेसिकली ये है वो, ये सेगमेंट्स हैं उसके इमेजेस के, बेसिकली 7 सेगमेंट्स हैं। एंड फर्स्ट वाला सेगमेंट यहाँ पर आपके काम का होता है, मेनली ओपन होता है, तब जाके पीछे पूरे ओपन होते हैं। ठीक है, ये इमेज दी गई है, बाकी उसके पूरे हैशेस दिए गए हैं ताकि वेरिफिकेशन के लिए इजी हो। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे एंड जहाँ पर हमने इसको बनाया है वहां पर जाके ओपन करते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर क्या दिख रहा है, कुछ कैसा दिखता है बेसिकली। सो वॉरियर्स, यहाँ पर देखो ये है वो इमेजेस विन E01 E0, ये इसका TXT है, मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड है, मतलब इसमें सारी डिटेल्स मिलेगी आपको, वो सारी डिटेल्स जो हमने अभी देखा समरी में। ठीक है, इमेज समरी में जो इमेज हमने अभी देखा वही है। ठीक है, ये देखो, ये सारी डिटेल्स आपको उसकी हैश वैल्यूज एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। एंड ये बोल रहा है कि इसके अंदर इतनी इमेजेस हैं, मतलब 7 इमेजेस हैं, तो वो इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली इमेज के सेगमेंट है। देखो एक इमेज कितनी GB की है यहाँ पर, मतलब 563 MB की है एक इमेज। एंड इसने बेसिकली सभी को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश की है। फर्स्ट वाला जो है वो 1 GB के अराउंड है। ठीक है, देखो 1 GB के अराउंड है, ये दिखा रहा है यहाँ पर। एंड ये 1.46 GB। ठीक है, मतलब सारे के लगभग 1.46 GB के हैं, लास्ट वाला थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी इमेजेस हैं। अब इसको ओपन करना है तो आपको ये वाला फर्स्ट वाला ओपन करोगे तो वो सारी उसी से अटैच्ड हैं, तो वो सारी एक साथ उसके साथ ओपन हो जाएगी एंड उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये था फॉर्मेट E01 का, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मेट था, एंड ये उसकी बेसिकली जो हमने इमेज क्रिएट की है उसकी एक मतलब कह सकते हो कि उसी का एक ओरिजिनल कॉपी है ये, जो कि डिजिटली है। ठीक है, सो ये था आपका E01। देन अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि DD है, जो कि रॉ होता है। बाकी तो इसी के जैसे होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, मैं DD बता देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा अदर वे में बताऊंगा। टूल्स तो मैंने बता दिया, FTK से आप सारे ही क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अलग अलग टूल्स बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप एक टूल ना मिले तो आप अदर टूल यूज ले सको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कमांड लाइन टूल भी बताऊंगा जो कि यहाँ पर आप यूज ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर DD के लिए हम कमांड लाइन टूल ही यूज लेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लैब में, एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं DD फॉर्मेट, एंड DD फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पर कमांड लाइन यूज करेंगे। अभी मैं यहाँ पर इसका पावर शेल ओपन करूँगा, एडमिन वाला। ठीक है, एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एंड ये जो मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 9 है, विंडोज सर्वर 9 है बेसिकली, एंड ये बेसिकली यूज होता है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कमांड्स रन कर रखी है, नो डाउट। तो यहाँ पर देखो ये कमांड है WMIC डिस्क ड्राइव लिस्ट ब्रीफ / फॉर्मेट लिस्ट। ये कमांड यूज होगी आपके सारे डिस्क को यहाँ पर शो करने के लिए, लिस्ट करने के लिए। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर ये आपको लिस्ट शो करेगा। तो वेट अ मिनट, ये थोड़ा टाइम लेगा लाने में। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फिजिकल ड्राइव 1 एंड फिजिकल ड्राइव 0। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर वर्चुअल NVMe डिस्क, यहाँ पर जेनेरिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 है ना, ये आपकी इंटरनल डिस्क है। ठीक है, मतलब जो 0 ड्राइव दिखा है, समझ जाना कि वो आपका फर्स्ट जो C ड्राइव होता है वो है, या फिर फर्स्ट ड्राइव है। एंड ये मेरी जो 1 दिखा रहा है ये एक्सटर्नल ड्राइव है। ठीक है, एंड बाकी आप पहचान सकते हो नाम से भी, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर तो नाम दिख रहा है उसका। ठीक है, एक्सटर्नल है तो मुझे पता है वो एक्सटर्नल है, इसलिए तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो अपने ड्राइव को। तो बेसिकली लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है,
अब लिस्ट दिखा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर एक टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि डीडी टूल होता है, डीडी नाम होता है उसका। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे, कहीं पे भी सर्च इंजन है गूगल पे टाइप करोगे डीडी तो वो आपको लाके दे देगा डीडी टूल। ये देखो मैंने यहाँ पर रखा है डेस्कटॉप पे, तो एज इट इज मुझे इसी डेस्कटॉप पे जाना होगा लोकेशन के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली आपको CD लिखना है एंड जहाँ पर वो डीडी का फोल्डर रखा हुआ है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, उसकी लोकेशन रख देनी है। यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे मूव हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर आ चुके हैं, देखो डीडी के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपली हमको यहाँ पर लास्ट कमांड ये टाइप करनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -exe ये जो कमांड है ये dd.exe ये कमांड बेसिकली यहाँ पर उसके exe को रन करने के लिए है, dd के, ठीक है, टूल को रन करने के लिए है। एंड यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि फिजिकल ड्राइव की जो 0 ड्राइव है उसकी हमको इमेज निकालनी, ठीक है। एंड देख लो यहाँ पर if equals to $// एंड फिजिकल ड्राइव 0 उसका नाम हमने दिया हुआ है जो 0 है क्योंकि हमको इसकी निकालनी है। एंड ऑफ ई, ठीक है, ऑफ किसकी निकालनी है, ऑफ लिखा है हमने जिसकी निकालनी है उसके आगे ऑफ इक्वल्स टू एंड जहां पे रखना है, ठीक है, E01 एंड उसका नाम जिस नाम से उसको सेव करना है एंड जहां पर रखना है उसकी लोकेशन। तो मैंने ई में रखना है इसको, ठीक है, एंड उसका नाम विन EBI01 EBI मतलब एविडेंस एंड .dd फॉर्मेट रखा है। BS, ठीक है, ब्लॉक साइज मैंने 512 KB का किया है एंड यहाँ पर साइज प्रोग्रेस किया है, ठीक है। तो साइज एंड प्रोग्रेस को हमने बता दिया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस ड्राइव की इमेज मेरी इस ई ड्राइव में रख देगा। एंड यहाँ पर देखो ई ड्राइव यहाँ पर आ चुकी होगी, मैंने रखी है, ठीक है, ई ड्राइव, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। नाउ मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अपना काम देखो स्टार्ट कर दिया काफी फास्ट। यहाँ पर देखो ये कर रहा है, ठीक है। अब इसके क्रिएट करने के बाद मिलते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ कि वो ड्राइव एक्चुअल में कितने साइज की है जिसका ये क्रिएट कर रहा है, ये बना रहा है, इमेज क्रिएट कर रहा है बेसिकली। यहाँ पर देखो ये है C ड्राइव की, कितने GB की है, अराउंड 60 GB की है। तो वो भी 60 GB का ही बनेगा जो आपका बनेगा। तो मेक श्योर कर लेना कि आपके पास 60 GB का इमेज हो, क्योंकि DD जो है ना, मतलब 60 GB की आपके पास स्टोरेज खाली हो, क्योंकि जो DD फॉर्मेट होता है वो रॉ होता है एंड रॉ फॉर्मेट कोई भी कंप्रेशन नहीं करता। तो जितनी साइज का आपका ड्राइव रहेगा उतने ही साइज का वो इमेज क्रिएट करेगा। तो देखते हैं अभी ये कर रहा है, ठीक है, हम वेट करते हैं, कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं हम। ओके सो वॉरियर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक DD इमेज बन चुकी है जिसका साइज आप देख सकते हो यहाँ पर 60 GB है, ठीक है, .dd जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था एज इट इज, ठीक है। तो क्रिएशन के बाद ये ऐसे दिखती है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया DD इमेज एंड इसको एनालाइज करने मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पर आप देख सकते हो। एंड आने वाली वीडियो में मैं नए टूल बताऊंगा जो कि इसको यूज करने के लिए मतलब इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये फोरेंसिक की वीडियो समझ में आई होगी जो मैंने समझाया है। एंड अगर आपको यही चीजें एडवांस में सीखना है तो कांटेक्ट जरूर से करना। एंड मैंने प्राइस रेंज बता दिया है जो कि 10,000 प्लस है, ठीक है। तो आप अपने बजट से हिसाब से देख सकते हो। एंड मैंने बताया ये बजट, ये मैंने क्यों रखा है, क्यों रखी इतनी प्राइस, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपको चीज़ें सीखने के लिए मिली हुई है वहाँ पर एडवांस में। एंड मुझसे लाइव क्वेश्चंस कर सकते हो आप वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। एंड इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना स्पेशल फ़ोन की, ना स्पेशल लैपटॉप की। आप विंडोज़, मैक, iOS, एंड्रॉयड किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फ्रीली सिखा रहा हूँ, तो इतना तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।